1962 भारत के उत्तर पूर्व में इन पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगी थी। मौसम सर्द और खामोश था, लेकिन सरहद पर हलचल तेज हो गई थी। चीन की लाल सेना सफेद पहाड़ों को चीरते हुए भारत के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। भारत ये पहले से जानता था कि चीन के इरादे नेक नहीं हैं, लेकिन यह अंदाजा किसी को नहीं था कि वो इस तरह हमारे घर में घुस आएगा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि वो साहब तो बिल्कुल हिले हुए थे। साहब साहब चीनी चीनी। जैसे हमने देखा तो मुंह में सिगरेट रखी हुई और सीटी बजा रहे थे कि हम पोजीशन में आ गए हैं। आज तक मुझे ये चीज़ ऐसी साफ नज़र आती जैसे कल हुआ हो। हमने मीडियम मशीन गन खोल करके जो सिपाही उनका कूद रहा था उसको मारा, वो गिर गया। इनके जहन में आज भी सब कुछ उतना ही ताजा है। भारतीय सेना के इन शूरवीरों ने 50 साल पहले वो जंग लड़ी थी जिसमें भारत जीत न सका था। हार की वो ठेस अब भी इन्हें महसूस होती है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शेर प्रताप श्रीकांत तब गोरखा राइफल्स में मेजर थी। उन पर उस वक्त सीमा की चौकसी का जिम्मा था। 15 तारीख को 15 अक्टूबर हमने देखा स्काईलाइन में थागला में हम देखते थे बाइनोकुलर्स एवरी डे कि लोग वहाँ एक जनरल साहब थे जो कि सफ़ेद घोड़े पर आए और एक उनका था ये पॉलिटिकल एडवाइज़र, वो ग्रे घोड़े पर था। ये दो थे, उनके पीछे पीछे लोग जा रहे थे, क्रेस्ट लाइन पर मूव कर रहे थे। ये सब अरुणाचल प्रदेश की सीमा के उस पार घट रहा था। रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्रीकांत और उनके साथियों ने चीनी सैनिकों की एक एक हरकत की रिपोर्ट अपने अफसरों को भेजी। उन्हें ये लगने लगा था कि कुछ तो होने वाला है, लेकिन क्या, ये किसी को पता नहीं था। ये धौला चौकी है। मेरी बाईं ओर इधर तिब्बत है, जिस पर चीन का कब्जा हो चुका था और चीनी सेना उसी ओर से भारत की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन धौला चौकी पर मौजूद मेजर एसपी श्रीकांत को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था, जब तक कि 19-20 की दरमियानी रात उनके इस कैंप पर बम गिरने नहीं शुरू हो गए। स्टैंड 2 होता है 4:30 पौने 5 के बीच में। हम लोग स्टैंड 2 के लिए उठे, बाहर निकले अपने ट्रेंचेस बंकर से। उसी वक्त शेलिंग शुरू हुआ, पहला शेल गिरा हुआ। थोड़ी देर में तो इधर भी गिरा, इधर भी गिरा, इधर भी गिरा। कुछ लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, अब तो मामला गोल है। चीनियों ने ऐसी जबरदस्त तैयारी के साथ हमला किया कि भारतीय फौज को संभलने का मौका भी नहीं मिला। उस वक्त तो 5:30-6 बज गए थे। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि वो साहब तो बिल्कुल हिले हुए थे। साहब साहब चीनी चीनी। हमने चीनी कहा, अभी तो शेलिंग शुरू हुई, वो तो पहले ही पहुँच गए थे। 20 अक्टूबर 1962 की सुबह 10 बजे मेजर श्रीकांत और उनके साथी चारों तरफ से चीनी सेना से घिर गए। यानी उनकी लड़ाई जो 4:25 में शुरू हुई थी, वो सुबह 10 बजे खत्म हो गई। मेरी कंपनी में तो पहले ही खत्म हो गया था मामला, मगर कैजुअलिटी के बाद फिर जब हम रिट्रीट कर रहे थे ना, उस रात में बर्फ गिरने लगी। इन हालात में भी ब्रिगेडियर श्रीकांत को घुटने टेकना मंजूर नहीं था। उनके कई साथी शहीद हो चुके थे, कुछ बुरी तरह घायल थे। उनके लिए वहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। 4 दिनों तक दुश्मनों से घिरे रहने के बाद भी मेजर श्रीकांत ने साहस का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया और आखिरकार वो चीनियों के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रहे। अब निकलना था वहाँ से, एम्यूनिशन खत्म हो रहा था।
लोग घबरा गए थे पूरे, नेचुरली हम भी घबरा गए थे अपने आप ही। मेरे पास एक वो अपना सिक्योरिटी वाला था, उसका मैंने स्टेन गन लिया, तो पागलपना हो गया, पागलपन ही है और कुछ नहीं। मैंने वो लेकर मैंने कहा मुझे कवर करो, तुम निकलो। मैं टेंट के बाहर जाके बाद फायरिंग शुरू कर दी उनको। वो भी हैरान हो गए होंगे कि ये बेवकूफ़ कौन है। हमने रिएक्ट नहीं किया जब तक आदमी निकल आए, मैं भी निकल आया। ब्रिगेडियर श्रीकांत को इस बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन देश की हार फौजी की हार होती है और वो फौजी आज भी उदास है। दुख तो बहुत होता है, क्योंकि अब ये देखिए, हमें पहले तो हम लोग इसके लिए बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार ही नहीं थे। हमारी जो मेंटल बिल्टअप था वो बिल्कुल ही नहीं था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे, ना हमको कुछ पता था, ना मैप्स थे, ना कोई ब्रीफिंग था। बस ऐसी जैसे कि आप बकरियों को ले जाओ ऊपर, वो चलो चलो चलो, वो जाके वहीं जाके आपको हुक्म मिलेगा जो मिलना है। लड़ाई हुई नहीं, ऐसे लड़ाई थोड़ी होता है। सरहद पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए ये युद्ध नहीं, हमला था। और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने वाले हिंदुस्तानियों के लिए ये हमला पीठ में छुरा भोंकने जैसा था। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि हमारी सेना इस हमले के लिए तैयार क्यों नहीं थी। 62 की लड़ाई के सबसे अहम मोर्चे वालोंग में तैनात ब्रिगेडियर PS चौहान इसके लिए राजनीतिक वजहों को जिम्मेदार मानते हैं। जबकि हमारे चीफ जनरल थिमैय्या ने प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू को कहा कि हमें चीन के बरखिलाफ मोर्चों की तैयारी करनी चाहिए, पूरी फ्रंट लद्दाख से लेके उस वक्त नीफा कहते थे, नीफा तक हमें अपने मोर्चे तैयार करने चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे नाराज़ हुए और उनको कहा कि तुमको किसने कहा कि तुम सरकार को ऐसी बातें कहो, तुम्हारा काम यह है कि तुम पाकिस्तान के बरखिलाफ तैयार रहो, चीन की तरफ से कोई खतरा नहीं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर PS चौहान उसी गोरखा राइफल में थे जिसने दूसरे विश्व युद्ध में अपने शौर्य का परिचय पूरी दुनिया को दिया था। आर्मी को तो ये पता था, वालोंग में भी यही हुआ। तमाम दिक्कतों के बावजूद गोरखा राइफल्स के जवानों ने चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। चूंकि मैं चाइनीज के सामने जो पास था, तो वहाँ से वो आए, तो वहाँ भी हमने चाइनीज़ के हमले को विफल किया। और मुझे याद है कि जब चाइनीज़ का हमला विफल हुआ तो वो हमारे से ऊपर ऊंचाई में जाके उन्होंने मोर्चा ट्रेंचेस वगैरह खोदनी शुरू कर दी। और मुझे अच्छी तरह से आज तक मुझे ये चीज़ ऐसी साफ नज़र आती जैसे कल हुआ हो। हमने मीडियम मशीन गन खोल करके जो सिपाही उनका खोद रहा था उसको मारा, वो गिर गया। और हैरानी की बात यह कि 4-5 मिनट बाद उसी ट्रेंच से एक सिपाही और उठ गया उनका, और फिर वो वहाँ और खोदने लगा, फिर उसको भी हमने फायर किया, उसको भी मौत के घाट पर जाया। भारतीय सेना के पास न तो चीनियों की तरह आधुनिक हथियार थे और न उतनी तैयारी। ज़्यादा दिन तक यहाँ रुक नहीं सकते क्योंकि राशन वगैरह सब हवाई जहाज़ से आते थे, क्योंकि चाइनीज़ भी वहाँ आ गए थे। फिर हवाई जहाज़ की उड़ान भी बड़ी मुश्किल हो गई थी कि कब तक ये इनको हम यहाँ रख सकते हैं, कब तक इनको हम राशन दे सकेंगे, कब तक इनको हम यहाँ एम्यूनिशन पहुँचा सकेंगे। तो बड़े अफसरों का जो निर्णय होगा तो उनकी सोच विचार के अनुसार हमें फिर वहाँ से हटा दिया गया। उस हटते समय हमारी कैजुअल्टी हुई। ब्रिगेडियर चौहान और उनके साथी फंस चुके थे। हमारे आगे चाइनीज़ थे, पीछे भी चाइनीज़ थे। तो मेरे पास एक ग्रेनेड थी, तो उसको मैंने, उसके दांत ज़रा खुले थे तो पिन खुली थी, तो दांत से मैंने उसको तंग किया, निकाला, फेंका, वो गिर गई नीचे। और फिर हमने देखा वो भाग गए नीचे, हम आगे की तरफ भाग गए और पीछे वाले पीछे को हट गए। और हम लोग जो है ऊपर चढ़ने लगे, छोटी सी टीला था उसके ऊपर मैं चढ़ने लगा अपने लोगों के साथ। तो एक सिपाही ने कहा साहब देखो चाइनीज़ हमारे पीछे जा रहे। तो उनकी टैक्टिक्स थी, वो उनकी ट्रेनिंग के अनुसार वो घेर देते हैं, जिसको भी जिनके भी साथ उन्होंने लड़ना उनको घेर देते हैं। वो हमें घेर रहे थे और फिर मुझे यहाँ
गोलियां लग गई तो मैं घायल हो गया। ब्रिगेडियर चौहान को सीने पर 2 गोलियां लगी थीं। वो बुरी तरह से घायल थे और आगे बढ़ने की हालत में नहीं थे। इसी दौरान चीनी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। युद्ध के बाद महीने भर से ज्यादा वो कैद में रहे। 12 दिसंबर 1962 को रिहा किए गए युद्ध बंदियों में सबसे पहले PS चौहान ही थे। 50 साल पहले चीनी सैनिकों ने उन्हें जो जख्म दिया था वो तो अब भर चुका है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे भी हैं जो आज भी दर्द देते हैं। जब हम मिचुका में उतरे हवाई जहाज से तो उनका एक स्टेटमेंट उस दिन पार्लियामेंट से आया कि भारतीय सेना के पास नॉर्मल कपड़े हैं और नॉर्मल इक्विपमेंट, और उनका वर्ड्स में याद है, इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग एंड बूट्स। बिल्कुल ये गलत था। मेरी आंखों के सामने सिपाही लोग पतले कैनवस शूज़ में थे और कईयों के पास बेचारे ओजी पुलवर बोलते थे उसको, वो ज़्यादातर जूट की बनी होती है और थोड़ा उसमें ऊन होती है, वो भी नहीं थी। गर्मी के कपड़ों में वो लीफा जैसी जगह में वो सर्दियों में थे। तो मुझे कितना बुरा लगा कि देखो हमारे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में ऐसा कह रहे हैं कि इंडियन आर्मी इज़ नॉर्मली क्लोथ्ड एंड बूटेड, मगर जो ठीक नहीं था। गर्म कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे, हथियार नहीं थे, यहां तक कि खाने का सामान भी नहीं था। थी तो सिर्फ जान पर खेलने की हिम्मत। भारतीय सैनिक इसी हिम्मत के सहारे चीनी हमले का मुकाबला कर रहे थे, जबकि चीन की सेना पूरी तैयारी के साथ आई थी। इसके बावजूद एक मोर्चा ऐसा था जिसमें चीनी सैनिकों को उल्टे पांव भागना पड़ा। अक्टूबर 1962 चीनी सेना नामकाचू नदी पर आगे बढ़ी, 3 और चौकियों पर अधिकार। 23 अक्टूबर 1962 लद्दाख में चीनियों द्वारा टैंकों का प्रयोग, 4 भारतीय चौकियां हाथ से निकली। 30 अक्टूबर 1962 भारत को देंगचोक और जाराला की चौकियों से पीछे हटना पड़ा। 6 नवंबर 1962 लद्दाख में भारतीय सेना ने दौलत बेग ओल्डी चौकी खाली की। चीनी सेना एक के बाद एक भारतीय चौकियों पर कब्जा करती जा रही थी। लड़ाई पूरी तरह से एक तरफा हो चुकी थी। राजपूत रेजिमेंट से रिटायर हुए लेफ्टिनेंट कर्नल RS नेगी ने अपनी आंखों के सामने अपने साथियों को एक एक कर शहीद होते देखा। नवंबर 1962 में वो गोरखा रेजिमेंट में थे। उनकी रेजिमेंट को तंगा घाटी के पास चाको में चीनियों से लड़ने के लिए भेजा गया था। वहाँ पे हम देखा कि चारों तरफ से चाइनीज पहले ही जंगलों में छिपे हुए थे, और जैसे हमने देखा तो मुंह में सिगरेट रखी हुई और सीटी बजा रहे थे कि हम पोजीशन में आ गए हैं। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5, 6 जगह सीटियाँ बजी और वो आए, तो हमें मालूम पड़ गया कि हम घिर गए हैं। चारों तरफ हथियारों से लैस चीनी सैनिक। नेगी और उनके साथियों के पास गोला बारूद खत्म हो रहा था, इसलिए कुछ देर की फायरिंग के बाद वो बिना हथियारों के ही चीनी सैनिकों से भिड़ गए। लेट ब्रिगेडियर काले थे, ये हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे। इनको कंधे में गोली लगी, ये नीचे गिरे, तो डॉक्टर ने उनको फर्स्ट एड दिया, बैंड वगैरह बना। तो उसी मौके पे हैंड टू हैंड फाइट हमारे टैग हेडक्वार्टर के ऊपर हमारा जो था प्रोटेक्शन प्लेटून,
इन्होंने वो हैंड टू हैंड फाइट होने लग गई। लेफ्टिनेंट कर्नल नेगी को आज भी इस बात का अफसोस है कि इस लड़ाई में चीनी उन पर भारी पड़े। हाँ, दुख तो होता है कि हम लोग सोल्जर बड़े अच्छे हैं, हमारे सब कुछ अच्छा था, लेकिन थोड़ा लगता है कि टाइम पे प्लानिंग और टाइम पे रीइंफोर्समेंट वगैरह और सपोर्टिंग हवाई जहाज़ वगैरह नहीं मिल पाए। बिना तैयारी के लड़ रहे भारतीय सैनिकों के लिए उन्हें रोकना मुश्किल होता जा रहा था। त्वांग से भारतीय फौज को पीछे धकेलने के बाद चीन के सैनिक 25 किलोमीटर आगे नूरानंग तक पहुंच गए। उन्हें लग रहा था कि एक झटके से यहां भी वो अपना कब्जा जमा लेंगे, लेकिन यहां की सुरक्षा में तैनात गढ़वाल राइफल्स के राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने चीनी फौज के होश फाख्ता कर दिए। नूरानंग की लड़ाई की गाथा और जसवंत सिंह की कहानी घुली मिली है। ठीक इसी जगह पर नूरानंग की लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन बात पहले बाबा जसवंत सिंह की, राइफलमैन जसवंत सिंह की। 17 नवंबर 1962 की सुबह कुछ चीनी सैनिक अपनी मशीन गन लेकर यहां तैनात गढ़वाल राइफल्स के जवानों के बिल्कुल पास पहुंच गए। राइफलमैन जसवंत सिंह के पास उस वक्त सिर्फ हैंड ग्रेनेड बचे थे, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना वो जमीन पर रेंगते हुए चीनी बंकर के पास पहुंचे और फिर मशीन गन चला रहे चीनियों पर ग्रेनेड फेंककर उन्हें मौत की नींद सुला दिया। उनके हाथों से मशीन गन छीनी और वैसे ही रेंगते हुए अपने बंकर की तरफ लौटने लगे, लेकिन इससे पहले ही उन्हें गोली लग गई। इतनी देर में भारतीय सेना को संभलने का मौका मिल गया और चीनियों को वहां से खदेड़ दिया गया। राइफलमैन जसवंत सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन फौजी और यहां के आम लोगों ने उन्हें हमेशा जिंदा पाया है, जिंदा रखा है। इलाके के लोगों के लिए जसवंत सिंह अब जसवंत बाबा बन चुके हैं। लोगों को यकीन है कि बाबा आज भी उनकी याद में बनाए गए इस मंदिर में मौजूद हैं। यहां हमेशा 5 सैनिक तैनात रहते हैं जो रोज सुबह शाम बाबा का बिस्तर लगाते हैं और जूते भी पॉलिश करते हैं। जसवंत सिंह जब शहीद हुए तो वो राइफलमैन थे, लेकिन सेना की तरफ से